हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पॉलिटिकल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अलपत उम्र कितनी है? तो कितनी चाहिए? 30 वर्ष राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए चाहिए। योजना आयोग कब बनाई गई थी? तो योजना आयोग बनाई गई थी 1950 के अंदर, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ था? तो योजना आयोग का जो प्रतिस्थापना हुआ था वो था नीति आयोग से। नीति आयोग कब बनाया गया था? तो नीति आयोग बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। तो याद रखना दोस्तों, नीति आयोग बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। आगे देखते हैं, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? तो स्वच्छ भारत अभियान हुआ था 2 अक्टूबर 1914 को, यानी गांधी जयंती के दिन 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? तो निर्मल भारत अभियान बनाई गई थी 1999 को, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? तो यह हुआ था 1942 के अंदर। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? तो ये बनाई गई थी अगस्त 1952 को। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो यह माना जाता है पुनर्जागरण की घटना से। आगे है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई है? तो हरिजन संघ की स्थापना जो की गई है वो की गई है महात्मा गांधी के द्वारा। और भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अगर बात भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। वो अखिल राष्ट्रीय कांग्रेस थी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया है? तो ये कहा था कूपलैंड ने। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का आरंभ किया था? तो ये किया था 1933 के अंदर, जो हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था। रोल एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? तो रोल एक्ट हुआ था 1919 के अंदर। याद रखना, 1919 के अंदर। और उसी समय जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, क्योंकि इसका विरोध किया गया था। उसके बाद है, स्टेपफोर्ड क्रिप्स किस दल का समूह था? तो यह था लेबर पार्टी का समूह। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो उसने जो अपना आंदोलन आरंभ किया था वो किया था सिंगापुर से। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो एक अंग्रेज थे, A.O. ह्यूम। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो अपने दिमाग में उसे पहले सोच के देखना कि क्या वाकई मेरा आंसर सही है या गलत है, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी है। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो सत्याग्रह का प्रयोग किया था चंपारण ने। या अपने से पूछे कि पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण का आंदोलन था जो। उसके बाद है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था?
तो ये शुरू किया था 1942 के अंदर, भारत छोड़ो आंदोलन। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो ये छोड़ दी थी मोतीलाल नेहरू ने, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू ने वकालत छोड़ दी थी। और नमक सत्याग्रह के दौरान निम्न में से कौन गांधी जी से जुड़े थे? तो गांधी जी से जो जुड़े थे वो थी सरोजनी नायडू। आगे है, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने ईस्ट लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना की थी वो की थी दादा भाई नौरोजी ने। भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एल्बर्ट बिल किसके द्वारा पारित किया गया था? तो एल्बर्ट बिल जो पारित किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा पारित किया गया था। और लॉर्ड रिपन को सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का भी श्रेय जाता है। जैसे राजा राम मोहन राय के साथ उससे कुछ जो रिलेटेड कुरीतियाँ थी उस समय उन्होंने राजा राम मोहन राय ने प्रयास किए थे समाज के अंदर, वैसे ही लॉर्ड रिपन ने वो सारे प्रयास किए थे जो समाज के अंदर भेदभाव वाली घटनाएं उसे रोकने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की। तो जो सुभाष चंद्र बोस ने उसने राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया तो उसके बाद किसकी स्थापना की थी, ये पूछ रहे अपने से। तो उन्होंने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। और महात्मा गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था वो कब हुआ था? वो होता 1917 के अंदर। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक कौन सा था? समाचार पत्र पूछे साप्ताहिक, ठीक है, तो वो था यंग इंडिया, जो गांधी जी द्वारा संपादित था अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र, समाचार पत्र। कौन आजाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी थे? तो आजाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी थे शहनवाज खान। मेरा खून मेरा पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये किसने कहा था? तो ये वर्ड किसके थे? तो ये कहा था चर्चिल ने। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, तो किसने अपनाई थी फूट डालो और राज करो की नीति? लॉर्ड कर्जन ने। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय था वो था सैन फ्रांसिस्को में। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? तो उन्होंने दिया था 1939 के अंदर, जो कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था और उसके बाद ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किन राष्ट्रीय नेता को लोक हितवादी कहा गया है? तो लोक हितवादी कहा गया है गोपाल लहरी देशमुख को। तो गोपाल हरि देशमुख थे, उन्हें लोक हितवादी कहा गया है। स्वतंत्र संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन आरंभ किया था, तो वो कौन सी जगह थी जहां से स्टार्ट किया था? वो था चंपारण से। तो किसान आंदोलन चंपारण से शुरू किया था, जो गांधी जी का पहला आंदोलन था। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो था एटली। 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो 1935 का जो अधिनियम है वो है जो निर्णय है वह प्रांतीय स्वायत्तता।
ठीक है, अगला देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1942 के अंदर। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया था? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को जो आरंभ किया था वो किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। दोस्तों, आप अपने आंसर को अपने दिमाग में एक बार ज़रूर पूछिए कि आपको आता है या नहीं आता है, फिर मैच करके देखिए जो मैं बता रहा हूँ, तो आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का जो नारा दिया था वो दिया था MC बोस ने। ठीक है, उसके बाद है SC बोस है, MC बोस नहीं है, सॉरी, यानी सुभाष चंद्र बोस ने। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? तो कौन सी घटना थी? वो थी चोरा चोरी की घटना, जिससे गांधी जी को असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। उसके बाद है कौन समांतर गांधी के नाम से जाने जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समांतर गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। केंद्रीय राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये जो दिए गए हैं वो अनुच्छेद है 352 से लेकर 356, जिसके अंदर केंद्र और राज्यों के बीच संबंध बताए गए हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है, क्या विशेषता है भारतीय राजनीति की? तो उसकी विशेषता यह है कि जाति, धर्म और राष्ट्रीय हित, ये उसकी विशेषता है। गोवा भारतीय गणतंत्र का हिस्सा कब बन गया था? तो गोवा बन चुका था, जो हिस्सा बना है वो 1961 में। कौन भारतीय संविधान में समावर्ती सूची में रखा गया है? तो समावर्ती सूची में जो रखा गया है वो रखा गया है जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन। ये संविधान की समावर्ती सूची में रखे गए हैं। कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना है? तो लगातार 2 बार जो राष्ट्रपति बना है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्न में से किस में लिखित परामर्श करने के बाद कर सकता है? यानी इमरजेंसी अगर लगानी हो तो राष्ट्रपति को किस से लिखित परामर्श की आवश्यकता है? तो उसे जरूरत है संघीय मंत्रिमंडल की सहमति की जरूरत है। संविधान सभा के समूह कितने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? तो उस किसने की थी? यानी जो संविधान सभा थी, तो जो संविधान बन के तैयार हुआ तो उसकी प्रस्तावना किसने प्रस्तावित की थी? तो वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जैसे आज बजट बनता है तो उसे बजट पेश कौन करता है? वित्त मंत्री। ठीक है, तो वैसे ही जो संविधान बना था उसको किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। स्थानीय MP और MLA निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो ये जो पदेन सदस्य होते हैं पंचायत समिति के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोनों पदेन सदस्य होते हैं पंचायत समिति के। मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? तो जो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, तो कौन लगा सकता है मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध? तो उच्च न्यायालय लगा सकता है मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध, और कोई नहीं लगा सकता। निम्न में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? तो कौन सा क्षेत्र है जिस पर राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं है? तो वो है नियम निर्धारण, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था, तो किसने किया था यह समर्थन?
यानी लोकप्रिय प्रभुसत्ता का। तो ये किया था टी.एच. ग्रीन ने। किसी अधिनियम संविधान का सबसे पहले उदाहरण है। तो किसी भी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण क्या है? तो वो है अमेरिकी संविधान, यानी वो अधिनियमित संविधान है, अमेरिका का संविधान। विदेशों में भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के व्यक्तियों का नामकरण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो कौन करता है उनका नामकरण? जो विदेशों में भेजे जाने वाले हैं तो उसका नामकरण करता है लोकसभा का अध्यक्ष, जो प्रतिनिधित्व के रूप में विदेशों में भेजे जाते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? तो क्या पावर नहीं है उसको? तो वो विधानसभा स्थगित करने की पावर नहीं है उसको। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सबसे पहली न्यायाधीश थी सुनंदा भंडारे। और 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये पुराना क्वेश्चन है। तो 15वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष थी वो मीरा कुमारी थी। उसके बाद है भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। पांडुचेरी को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया, कब किया गया? 1956 के अंदर, और गोवा को 1961 के अंदर। ये चीज याद रखना। निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो कौन होता है लोकसभा का अध्यक्ष इनमें से? वो होता है नियम समिति का। तो नियम समिति का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्यसभा कब भंग होती है? तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती है, क्योंकि एक ऐसी सभा है जिसका हर साल 1/3 हिस्सा, मतलब उसमें से जो सदस्य वो निकलते हैं और नए उसके अंदर जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो कार्यकाल है वो चलता रहता है। 6 साल के लिए चुने जाते हैं, उसके बाद 1/3 हिस्सा खाली होता है, फिर वो दूसरे आ जाते हैं। तो एक कभी भी भंग नहीं हो सकती, यानी लोकसभा भंग हो सकती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो किसके प्रति उत्तरदायी हैं? लोकसभा के। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो किसको मौलिक अधिकार दिए गए हैं? ये दिए गए हैं समस्त देशवासियों को। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे। 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो अनुसूचित की जाति के उम्मीदवार कितने होंगे? वो होंगे 84। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों इकट्ठी की जाएं तो कौन उसकी अध्यक्षता करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। भारत गणतंत्र कब बना? तो ये तो हम सभी को पता होगा, 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? तो मौलिक कर्तव्य जो सम्मिलित किए गए थे 1976 के अंदर। आगे देखते हैं, कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? तो कौन सी धारा है, यानी कौन सा अनुच्छेद है?
तो धारा 330 और 332। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो महिलाओं को अब आरक्षित हैं 33%। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेही होता है, तो किसके प्रति जवाबदेही होता है मंत्रिमंडल? तो ये होता है लोकसभा के प्रति जवाबदेही। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता क्या है? तो भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है, तो वो है अनिवार्य। निम्न में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? तो राज्य का जो घटक नहीं है वो है सत्ता। जनता, भूभाग और शासन तो राज्य का घटक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि धर्म विरहित राष्ट्र, यानी उसका कोई खुद का कोई धर्म नहीं है, ठीक है, बिना धर्म का राष्ट्र। आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है, तो क्या है एकमात्र साधन विधि का? वो है शासन। सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है? तो सामाजिक समानता से अभिप्राय है समाज में भेदभाव ना हो। किन्हीं दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है, तो किन किन से नागरिकता प्राप्त होती है? वो प्राप्त होती है नरसंगी और अंगीकृत से। कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो राजनीतिक अधिकार नहीं है शिक्षा का अधिकार। भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? अगर राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना हो तो किसे देंगे? तो वो देंगे उपराष्ट्रपति को। संविधान में किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? तो कौन सी अनुसूची है जिसके अंदर 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? वो है 8वीं अनुसूची। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। गरीबी हटाओ का नारा किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो ये किसने दिया था नारा गरीबी हटाओ का? तो ये नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? तो कौन सी वो चीज़ है जो यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से मेल खाती है? तो वो है मौलिक अधिकार। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था यूएनओ के अंदर? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया था? तो वो किया था 1948 के अंदर, जो मानव अधिकारों का घोषणा पत्र था। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? तो उसके अंदर होते हैं 15 जज। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा था वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुद्रा कोष का मुख्यालय है वाशिंगटन में अंदर, यानी अमेरिका के अंदर। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, यानी अस्थायी सदस्य है? तो वो कौन सा है? वो है जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र के अंदर 5 स्थायी सदस्य हैं, ठीक है, बाकी सारे अस्थायी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं?
तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल राष्ट्र हैं 193। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 15। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ पे है ये? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय तो ये है जिनेवा के अंदर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये आप सभी को पता होगा, 5 जून को। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेड क्रॉस का संस्थापक था J.H. ड्यूनॉन्ट, याद रखना J.H. ड्यूनॉन्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो कब बना था यूएनओ? ये आया था 1945 में, विश्व युद्ध के बाद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है हेग में। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन भारतीय बनी थी? तो कौन थी वो जो एकमात्र भारतीय थी? वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। वर्ण भेद के विरुद्ध संयुक्त राज्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित था डरबन के अंदर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना है? तो यूएनओ के अंदर जो अस्थायी सदस्य देश हैं उनका कार्यकाल कितना है? तो उनका जो कार्यकाल है 2 वर्ष का। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस देश ने किया है? तो किस देश ने किया वो? तो वो किया है रूस देश ने। यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी बी ऑप्शन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है जिनेवा के अंदर। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो कौन सा संशोधन हुआ था तब जब समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दोनों शब्द जोड़े गए थे? तो वो संशोधन था 42वां। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, या गवर्नर जनरल द्वारा, या ब्रिटिश संसद द्वारा? तो ये अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो कौन सी डेट थी जब संविधान था वो स्वीकार किया गया था? 26 जनवरी 1949 को। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? तो पहले दिन का जो अधिवेशन था उसमें अस्थायी सदस्य भी बोल रहे हैं, अध्यक्ष के रूप में होते डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संविधान सभा में कौन सा प्रांत है जिसका प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? मतलब वहाँ से ज़्यादा संख्या में जो थे प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे, या एमपी बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो स्टेट थी संयुक्त प्रांत। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला अधिवेशन हुआ था दिल्ली के अंदर। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो कौन सी पार्टी थी उसमें? लेबर पार्टी थी इंग्लैंड के अंदर, जब भारत को आज़ादी मिली 1947 की बात है। किसी अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तताएं थी? तो कौन सा अधिनियम था जिसकी विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता? तो वो था 1935, और इसी अधिनियम के आधार पर हमारा संविधान बना हुआ है।
भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो जो भारत की संविधान सभा गठित की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान सभा को कितने मूर्त रूप प्रदान किया है? तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है? तो वो किया है जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया, कब नियुक्त किया गया? वो किया गया था 1958 में। 1857 की क्रांति के बाद जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, उस सारा शासन इंग्लैंड ने अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है, कंपनी के हाथों से सरकार ने ले लिया था। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1909 में। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था कब? तो यह पारित किया गया था 1973 में। और लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो लिखित संविधान जो था वो कहाँ था? सबसे पहले किस देश का था? वो था फ्रांस का। और अब भारत का भी लिखित संविधान है। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का जो संविधान है निम्न और अनिम्न। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो वो है भारत का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था समाजवाद। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो किसने कहा है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद? तो ये कहा है जी आइंस्टीन ने। भारतीय संविधान की रचना किस प्रकार की है? तो भारतीय संविधान की जो रचना है वो है कुछ कठोरात्मक और कुछ एकात्मक। ठीक है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो इसका जो अभिभावक है वो है राष्ट्रपति। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है? तो राजनीतिक व्यवस्था में कौन सबसे ऊपर है? तो वो है संविधान। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? तो संघवाद जो लिया गया था वो लिया गया था कनाडा से। और संसदीय प्रणाली प्रभावित है भारत की किससे? तो संसदीय प्रणाली किससे ली गई थी? इंग्लैंड से। और कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया था? यानी कानून के सामने सभी समान है, ये बात किस देश के कानून से ली गई थी? ये ली गई थी अमेरिका से। और जितनी हमारी कोर्ट वगैरह है या न्यायालय की व्यवस्था वो सारी अमेरिका से ली गई है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से देश संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? तो ये लिए गए थे आयरलैंड से। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो सबसे पहले जो संसदीय प्रणाली थी तो संसदीय शासन प्रणाली किस देश में विकसित हुई थी? तो संसदीय शासन प्रणाली जो विकसित हुई थी दोस्तों वो हुई थी ब्रिटेन के अंदर। तो ब्रिटेन से ही संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। आगे है भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो कलेक्टर का पद कौन से देश से लिया गया है ये?
तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य इंग्लैंड से। संयुक्त राज्य से नहीं दोस्तों, इंग्लैंड से लिया गया कलेक्टर का पद। आध्यात्मिक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ है? तो अध्यक्षात्मक शासन, तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, तो किस में निहित है प्रभुसत्ता? भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, तो किस में निहित है? तो ये निहित है संविधान में। भारत में सर्वोच्च माना गया है, तो सबसे ऊपर किसको माना गया भारत के अंदर? तो ये माना गया है संविधान को। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान के अंदर कितने भाग हैं? भारतीय संविधान के अंदर हैं 22 भाग। आगे देखते हैं, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो कौन सा भाग है जिसके अंदर मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो वह है भाग 3, जिसके अंदर संविधान के मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? यानी जब संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय जो अनुसूचियां थी 8। संविधान की छठी अनुसूची निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो किस राज्य में लागू नहीं होती है छठी अनुसूची? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो लागू नहीं होती है मणिपुर के अंदर। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता? तो ये जो सूचना का अधिकार है, पहला क्वेश्चन है, पहले लागू नहीं होता जम्मू कश्मीर है, लेकिन अब लागू होता है। अब ये क्वेश्चन का इसका कोई मतलब नहीं है। मौलिक अधिकार में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो कौन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है? तो कौन है वो है संसद, जो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है अपने को? वो करता है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो भारत से कितने वर्ष बाहर रहने पर उसकी नागरिकता जो समाप्त हो जाती है? तो वो है 7 वर्ष। यानी 7 वर्ष अगर भारत से बाहर रहे तो वो यहाँ की नागरिकता खो देगा। भारतीय राज्यों का भाषा आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1956 के अंदर। और पहला भाषा आधार पर जो राज्य बना था वो था आंध्र प्रदेश। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? कौन सा देश है जिसके अंदर दोहरी नागरिकता है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो भारत है राज्यों का यूनियन, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है?
तो किस रूप में करता है भारतीय संविधान भारत का वर्णन? तो वो करता है राज्यों के संघ के रूप में। संविधान की निम्नलिखित सूचियों में कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो कौन सी अनुसूची है जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो वो है 10वीं अनुसूची। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को उल्लेख कौन सा अनुच्छेद है जिसमें हम संशोधन कर सकते हैं किसी भी चीज कानून के अंदर? तो वो अनुच्छेद है 368। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार के ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो कौन निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 40, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो कौन सी रिट की आवश्यकता होती है? तो वो रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। वर्तमान समय भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक क्या है? तो संपत्ति का जो अधिकार है वो है वैधानिक अधिकार। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों की शिक्षा का अधिकार, तो उसे क्या बोलते हैं कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच शिक्षा का जो अधिकार है तो कौन से अधिकार के अंदर आता है? तो आता है मूल अधिकार के अंदर। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो नीति निर्देशक तत्व का जो महत्व है वो है राज्य के लिए। भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? तो कौन सा राज्य है जिसमें समान नागरिकता संहिता लागू है? तो वो है गोवा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो उसका जो संबंध है वो है अनुच्छेद 51। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो कल्याणकारी राज्य का जो आदेश दिया जाता है किसे दिया जाता है? वो दिया जाता है नीति निर्देशक तत्व में, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। भारतीय संविधान में मूल तत्व कब समाविष्ट किए गए? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? तो ये समाविष्ट किए गए थे 1976 के अंदर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी?
तो किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी जो मौलिक कर्तव्यों की सूची थी? तो वो जोड़ी गई थी 4 भाग में। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया? तो कौन सा वर्ष था वो जिस वर्ष मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया था? तो वो वर्ष था 1976। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया? तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन शायद, ठीक है, वही क्वेश्चन है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को भंग कौन कर सकता है? तो संसद को जो भंग कर सकता है वो कर सकता है राष्ट्रपति। कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? तो कौन नहीं है संसद का अन्य भाग? तो संसद का जो अन्य है भाग नहीं है वो है उपराष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? यानी दोनों सदनों का इकट्ठा अगर बात करें, ठीक है, यानी सत्रावसान कौन करता है? तो वो कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? ये हुआ था 1927 के अंदर, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो अस्थायी संसद जो भारत में अस्तित्व में रही थी वो रही थी 17 अप्रैल 1952 तक, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे देखते हैं, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है भारत के अंदर वो होता है राष्ट्रपति, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला नागरिक है जो भारतीय संविधान के अनुसार वो है राष्ट्रपति, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है वो होता है राष्ट्रपति। तो तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति वो भी राष्ट्रपति, यानी ये ऑप्शन राइट आंसर है। राष्ट्रपति पद में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति पद में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां जो निहित होती हैं वो होती हैं, यानी राष्ट्रपति से संबंधित सारी शक्तियां किसके पास होती हैं? तो वो होती है राष्ट्रपति के पास, क्योंकि राष्ट्रपति की सारी कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? यानी जो राष्ट्रपति का चुनाव है, जो चुना जाता है वो कौन सा तरीका है? ठीक है, प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, मनोनयन द्वारा है, या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रपति चुनने का जो तरीका है वो है अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तो जनता वोटिंग करती है और अप्रत्यक्ष रूप में जनता के द्वारा जो चुने गए लोग हैं, मंत्री एमएलए हैं, वो जब कोई चीज़
चुनते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता के द्वारा नहीं चुने जाते। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव वो अप्रत्यक्ष रूप से है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो मान लीजिए राष्ट्रपति का जो इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, तो उसके में कोई विवाद हुआ, ठीक है, तो किसे निर्देशित किया जाता है उसको सोल्व करने के लिए? तो किसको भेजा जाता है वो जो मैटर है, मसला है? तो वो भेजा जाता है उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? कि अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे तो सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति है किसको सूचना देगा? तो सबसे पहले सूचना देगा लोकसभा के अध्यक्ष को, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? मनी बिल की बात करें तो किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो किसकी जरूरत पड़ेगी उसकी स्वीकृति के लिए? तो वित्त बिल को स्वीकार करने के लिए जरूरत पड़ती है राष्ट्रपति की, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्न में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? तो किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? तो राष्ट्रपति जिसे नियुक्त नहीं करता है वो है योजना आयोग, यानी योजना आयोग को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है, उसे नियुक्त करता है प्रधानमंत्री। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए अपने को। तो जो राष्ट्रपति है वो नियुक्त नहीं करता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए तो कितने महीने तक, मतलब राष्ट्रपति है उसका जो पद है वो खाली रह सकता है, उसके बाद नहीं, तो कितने टाइम के बाद वो भर जाना जरूरी है? तो वो है 6 महीने में, यानी 6 महीने के अंदर अंदर जो राष्ट्रपति का जो स्थान है वो भर जाना चाहिए, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो कौन से 2 सदस्य हैं जिन्हें राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो वो 2 सदस्य होते हैं एंग्लो इंडियन, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। एंग्लो इंडियन को जो राष्ट्रपति हैं 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और अगर बात करें राज्यसभा की तो वहाँ पे 12 सदस्य हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। वो राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, खिलाड़ी हो सकते हैं, या साहित्यकार हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, कोई भी ऐसे अलग अलग क्षेत्र के लोग हो सकते हैं जिन 12 को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो अध्यादेश जो जारी करने का अधिकार है राष्ट्रपति का, तो वो अधिकार है विधायी अधिकार, यानी सी ऑप्शन है जो राइट आंसर है। विधायी का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। आगे है राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर जो सलाह ली जाती है तो वो सलाह ली जाती है सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है, पहले भी ये क्वेश्चन आया है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ भी लगे कि गड़बड़ है या कुछ भी है, कोई भी विवादित मामला है,
तो सर्वोच्च न्यायालय के पास वो जाएगा मामला, वो उसकी जांच पड़ताल करके बताएगा। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा, कि कौन ये निर्णय करेगा कि ये पद लाभ का है या नहीं है। तो वो निर्णय करता है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दो निर्णय करेंगे कि लाभ के पद का। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। तो भारत सरकार का जो संवैधानिक अध्यक्ष है वो है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भारतीय संविधान का अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति है, यानी इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो राज्यसभा में अभी मैंने बताया था, तो कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति है वो मनोनीत कर सकता है 12 सदस्यों को। ठीक है, लोकसभा की बात करें तो 2 सदस्य हैं, और राज्यसभा की बात करें तो 12 सदस्य। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था वो किस तरह से किया गया था। जो पहले राष्ट्रपति थे तो उनका जो चुनाव किया गया था वो किया गया था संविधान सभा द्वारा। तो संविधान सभा ने राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना था। ठीक है, यानी इसका जो आंसर हो डी ऑप्शन राइट आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा। तो कौन सा वो राष्ट्रपति था जो सभी धर्मों को सर्वधर्म समभाव कहता रहा। तो कौन सा राष्ट्रपति था, तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, वो आज मैं आपके लिए लेके आया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और मेहनत मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।